हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर में जिसका नाम है बैंक। तो दोस्तों आज मैं आपको बैंक से रिलेटेड हर वो जानकारी दूंगा जो कि सिंपल सी बात है, एग्जाम में अक्सर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि बैंक जो है वो क्या है। तो दोस्तों बैंक वैसा स्थान है, वैसी संस्था है जहां पे हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं या फिर हम लोग वहां से अपना पैसा निकालते हैं। तो धन को सुरक्षित रखने के लिए और महंगाई वगैरह को मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल करने के लिए जो आपका पैसा है वो सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसमें आप अपने पैसे को जाके जमा करते हैं। अब बैंक कितने प्रकार के होते हैं इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो बैंक नॉर्मली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा होता है दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक। तो बैंक जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा है शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक और शेड्यूल बैंक को हिंदी में कहते हैं अनुसूचित बैंक। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि बैंकों के लिए जो गाइडलाइन है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो आरबीआई ने 1934 में एक रूल बनाया था, जिस रूल के अकॉर्डिंग उसने एक अनुसूची 2 जारी किया था और इन अनुसूची 2 में जो भी बैंक शामिल हो गए उस रूल के अकॉर्डिंग उन्हें सिंपल सी बात है शेड्यूल बैंक में रख दिया गया और जो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाए उन सारे बैंकों को नॉन शेड्यूल बैंक में रखा गया। तो नॉन शेड्यूल बैंक जो होता है वो छोटे लेवल का बैंक होता है, ये जिला स्तर पर कार्य करता है। ये आरबीआई के गाइडलाइन को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है और आरबीआई से इससे कोई भी जो आर्थिक सहायता होती है धन की वो नहीं मिलती है। तो ये एक तरीके से स्वतंत्र बैंक के रूप में है। और इसके अलावा बात करें अब हम शेड्यूल बैंक, तो सबसे ज्यादा मेन आपके लिए जो पढ़ना है आपको वो शेड्यूल बैंक है। तो शेड्यूल बैंक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कॉमर्शियल बैंक और दूसरा होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है वाणिज्य बैंक। तो सबसे ज्यादा जो देश में पैसा है दोस्तों वो कॉमर्शियल बैंक में ही है और दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सरकारी बैंक। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक में जो सबसे पहला बैंक है वो है फॉरिन बैंक। फॉरिन बैंक का मतलब दोस्तों वैसा बैंक जो कि विदेश का ब्रांच अगर यहाँ पे आके खुल जाए तो वो बैंक हमारे लिए फॉरिन बैंक होता है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें प्राइवेट बैंक, तो अपने देश में बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे दोस्तों आपके प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में दोस्तों जो पैसा होता है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा होता है, यानी कि उसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। बात करें रीजनल रूरल बैंक की, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में आया था और इसमें जो पैसा होता है सिंपल सी बात है इसमें 50% पैसा सरकार देती है, यानी कि गवर्नमेंट 50% पैसा पे करती है। तो बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है दोस्तों वो फुल्ली सरकारी है, यानी कि बाय गवर्नमेंट के द्वारा है। इसमें सारा पैसा जो होता है गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो इसमें मेनली जो है एसबीआई बैंक है और आईडीबीआई बैंक है और इसके अलावा जो नेशनलाइज्ड बैंक है जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा मिला है वो सारे बैंकों को इसमें रख दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक में। इसके अलावा बात करें कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके से कार्य करती है। एक होता है शहर के स्तर पे कार्य करती है और दूसरा जो होता है वो ग्रामीण स्तर पे कार्य करती है। तो दोस्तों ये है बैंकों के टाइप। अब हम बात करेंगे बारी बारी से हर एक सेक्टर पे जितने भी बैंक हैं उनके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम अब कुछ और नए बैंकों के बारे में। तो सबसे पहले जो भारत में जो बैंक खोला गया था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बैंक अंग्रेजों के द्वारा 1770 ईस्वी में खोला गया था। इसमें दोस्तों केवल अंग्रेजों का ही पैसा रहता था, इसमें भारतीयों का पैसा नहीं रखा जाता था। उसके बाद 1881 ईस्वी में अंग्रेज और भारतीयों के द्वारा एक नया बैंक खोला गया, अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि इलाहाबाद में खोला गया था और इसमें अंग्रेजों के अलावा भारतीयों का भी पैसा रहता था। उसके बाद 1894 ईस्वी में
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। इसमें केवल भारतीयों का पैसा रहता था, या फिर आप कह सकते हैं भारतीयों के द्वारा अगर अकेले खोला गया अगर कोई पहला बैंक है तो वो है हमारा अपना बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी और बैंक ऑफ मुंबई 1840 ईस्वी में, और बात करें बैंक ऑफ मद्रास तो इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने इन सारे बैंकों को अलग अलग रखा था। आगे चलकर 1921 ईस्वी में ये इन सारे बैंकों को कंबाइन कर दिया गया और इसका नाम रखा गया कंबाइन करके इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक में 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों बैंकों को मिला के एक बड़ा सा बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक। और आपको बता दूं मैं कि गुलाम भारत का अगर सबसे बड़ा कोई बैंक था तो वो था इंपीरियल बैंक। तो इसके बाद बात करें 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया, यानी कि इंपीरियल बैंक का नाम ही बदल के एसबीआई किया गया। और एसबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। और इसके अलावा अपने देश में सर्वप्रथम अगर किसी ने एटीएम लगाया है तो एटीएम लगाने का काम किया है एसबीआई ने 2004 ईस्वी में। शुरुआत में एसबीआई के पास अपने कुछ सहायक बैंक थे, लेकिन आगे चल के उन सारे बैंकों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। जैसे कि शुरुआत में एसबीआई के पास 8 सहायक बैंक थे और ये बैंक थे बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ तरवनकोर, बैंक ऑफ हैदराबाद इत्यादि। इन सारे बैंकों को आगे चल के एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया। और इसके बाद बात करते हैं हम 19 नवंबर 2013 को महिलाओं के लिए अपने देश में एक अलग से बैंक की व्यवस्था की गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं का ही पैसा रहेगा। लेकिन ये बैंक अपने यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि अपने यहाँ की अधिकांश महिलाएं जो पैसा रखने का काम करती हैं वो कहीं छुपा के रखने पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वो बैंक में अपना पैसा नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन यही चीज अफ्रीका और पाकिस्तान में सक्सेस है, और पाकिस्तान ने ही सबसे पहले महिला के लिए अलग से बैंक की स्थापना की थी। तो अपने देश में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसे भी आरबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। किसी भी प्राइवेट बैंक को दोस्तों सरकार चाहे तो उसे सरकारी बैंक में तब्दील कर देती है, और यही प्रक्रिया दोस्तों यही कहलाता है राष्ट्रीयकरण। तो प्राइवेट बैंकों का ही सिंपल सी बात है सरकारी बैंक में तब्दील होना कहलाता है हमारा राष्ट्रीयकरण। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 2 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण जो है 1969 में हुआ था और द्वितीय चरण जो है दोस्तों वो 1980 में हुआ है। तो पहले बात करेंगे हम लोग प्रथम चरण के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि द्वितीय चरण में क्या क्या अपडेट है। तो प्रथम चरण जो है 1969 में हुआ और इसमें जो शर्त रखा गया था कि यदि किसी बैंक के पास अगर 50 करोड़ की जमा पूंजी है, यानी कि उस बैंक के पास 50 करोड़ रुपए उपस्थित है, तो उस बैंक को राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि उस बैंक को सरकारी बैंक घोषित किया जाएगा। उस समय दोस्तों 14 ऐसे बैंक थे जिनके पास 50 करोड़ से अधिक की जमा पूंजी थी। इन सारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण का दर्जा मिला। इस पे ही सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इलाहाबाद बैंक के बारे में। तो इलाहाबाद बैंक जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कलकत्ता है। और इलाहाबाद बैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अगर किसी बैंक का सबसे पहले ब्रांच खुला है तो वो है अपना इलाहाबाद बैंक। इसके बाद बात करें पीएनबी बैंक की, तो पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा ही कर दी गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में है। उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1906 में है। उसके बाद बात करें केनरा बैंक, तो इसकी भी स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में ही है। इसके बाद बात करें दोस्तों सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1911 में है। उसके बाद दोस्तों बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक की जो स्थापना है वो 1919 में है। और उसके बाद बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सिंपल सी बात है फाउंडेशन ईयर है वो है 1935। इसके बाद बात करें इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक जो है इसकी स्थापना 1907 में हुई थी।
और फिर बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों अगर स्टेट बैंक के बाद कोई ऐसा बैंक है जिसकी ब्रांचेज विदेश में बहुत ज्यादा है तो वो है दोस्तों अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, सिंपल सी बात है, इसकी स्थापना 1908 में हुई है। इसके बाद बात करें सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक जो है इसकी स्थापना 1925 में हुई है। इसके अलावा बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में हुई है इसकी स्थापना, और देना बैंक जो है उसका स्थापना 1939 में हुआ है। यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई है और यूनाइटेड बैंक की स्थापना 1950 में हुई है। तो टोटल ये 14 बैंक थे जिनको प्रथम बार में राष्ट्रीयकरण का दर्जा मिला था। इसके बाद बात करें द्वितीय बार, तो द्वितीय बार में दोस्तों दूसरा चरण जो हुआ है वो 1980 में हुआ, और इस बार जमा पूंजी 50 करोड़ की जगह पे इस टाइम में 200 करोड़ रुपए का डिमांड रखा गया कि जिन बैंकों के पास 200 करोड़ अभी है वर्तमान में और वो सरकारी बैंकों में उन्हें तब्दील किया जाएगा। तो ऐसे उस टाइम में टोटल 6 बैंक थे जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा रुपए थे, तो उन्हें सरकारी बैंक में तब्दील कर दिया गया, यानी उस फिर से दोबारा राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1980 में हुआ है। टोटल आप जो पहले 14 और आपके 6 मिला के टोटल 20 बैंक हो गए, लेकिन वर्तमान में अभी अगर आपसे पूछा जाए कि कितने बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक, तो 12 है। इसमें से बहुत सारे बैंक मर्ज कर दिए गए हैं और बहुत सारे बैंक जो है दोस्तों वो बंद हो चुके हैं। तो आपको इसके बारे में और भी एक वीडियो में अलग से बना के दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वर्तमान में कौन कौन से 12 बैंक अभी है और कौन कौन से किसके साथ मर्ज हुए। फिलहाल दूसरा जो चरण था उसमें जो बैंक शामिल किए गए तो वो था पहला कॉर्पोरेशन बैंक जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। दूसरा था पंजाब एवं सिंध बैंक कंबाइन करके जो कि 1908 ईस्वी में था। इसके अलावा आंध्रा बैंक जो है 1923 में, विजय बैंक जो है वो 1933 में था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1936, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 ईस्वी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बैंक। अब वर्तमान में जो है विजय बैंक और जो आपका देना बैंक है, विजय बैंक और देना बैंक दोनों को कंबाइन करके बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दिया गया है। दोस्तों ये दोनों कंबाइन होकर बैंक ऑफ बड़ौदा में गए। तो एक वीडियो मैं आपके लिए अलग से लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक किसके साथ में मर्ज हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक में कोई डाउट नहीं होगी। अब जो छोटे छोटे जो बैंक बच गए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं आगे के कुछ और बैंकों के बारे में, जैसे कि सबसे पहले आईडीबीआई बैंक जो है। आईडीबीआई बैंक जो है दोस्तों इसको शुरुआत में बनाया गया था आरबीआई के सहायक बैंक के रूप में, लेकिन आगे चल के ये उससे अलग हो गया। तो जब इसकी स्थापना हुई थी वो साल था 1964 और जब ये इससे अलग होकर अलग बैंक बना वो था साल 1976। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई में है। इसके अलावा बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस बैंक का वो है ग्रामीण किसानों को सस्ते में ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि उन्हें कर्ज वगैरह चाहिए तो बहुत ही सुविधाजनक रूप से उनको कर्ज उपलब्ध हो पाए, इसलिए आरआरबी का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ये अक्सर एग्जाम का भाग बनता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरआरबी का गठन हुआ था और इसकी जो टोटल संख्या है वो 196 है। और फिर 1987 में केलकर समिति के सिफारिश पे ये चीज तय कर लिया गया कि अब जो आरआरबी का जो 196 संख्या है अब इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और अब इसका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ब्रांच बढ़ाया जाएगा, यानी कि शाखा और भी खोले जा सकते हैं, लेकिन जो इसका नंबर ऑफ जो टोटल जो बैंक है वो 196 ही रहेगा। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक, तो ये सबसे ज्यादा यूपी में है इसके ब्रांचेज। इसके अलावा उसके बाद सेकंड में गोवा और सिक्किम वगैरह में भी इसके ब्रांचेज देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद बात करें आरआरबी में पार्टनरशिप के बारे में, तो आरआरबी में जो पार्टनरशिप है वो 50% जो है वो केंद्र सरकार का है और 35% है प्रमोशनल बैंक, यानी जिस बैंक का प्रमोशन आरआरबी को कोई ना कोई बैंक प्रमोशन करता है तो उसके एटीएम पे जब आप गौर करेंगे तो आपको कॉर्नर में उस बैंक का नाम मिल जाएगा, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा और भी अदर बैंक है जो आरआरबी बैंक के एटीएम कार्ड पे आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा उसका कौन सा प्रमोशनल बैंक है। तो आप एटीएम कार्ड को चेक कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा 1-2 एटीएम कार्ड जिसपे आपको प्रमोशनल बैंक नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें 15% जो भागीदारी रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। तो ये थे इसके पार्टनरशिप। इसके अलावा दोस्तों बात करें अब हम प्राइवेट बैंक के बारे में, तो प्राइवेट बैंक जो है वो आरबीआई के अधीन होता है, लेकिन उसमें जो मालिकाना हक होता है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो बैंक है पूरे
भारत में, इंडिया में सबसे बड़ा जो बैंक आपको देखने के लिए मिलता है प्राइवेट बैंक के क्षेत्र में, वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बड़ौदा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक जो है उसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। इसकी स्थापना भी दोस्तों 1994 में ही हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। दोस्तों बैंक के मामले में तो ये सेकंड प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक आता है, ये द्वितीय पोजीशन पे है दोस्तों। पहले पोजीशन पे मैंने जैसा कि आपको बताया था आईसीआईसीआई, वो पहले पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन है। लेकिन सुविधा देने के मामले में अगर भारत में कोई बैंक है जो सबसे आगे है, तो वो इन इंडिया में सुविधा देने के मामले में अगर कोई बैंक सबसे आगे है तो वो आपका एचडीएफसी बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना भी 1994 में ही हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अहमदाबाद है और ये तीसरे पोजीशन पे है। एचडीएफसी के बाद इसका नंबर आता है, ये भी प्राइवेट बैंक है दोस्तों। शुरुआत में ये जो एक्सिस बैंक है इसका नाम एक्सिस बैंक ना होकर यूटीआई बैंक था और 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसके अलावा बात करें एक्जिम बैंक, तो एक्जिम बैंक दोस्तों ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, यानी कि आयात निर्यात के लिए काम करता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए धन उपलब्ध करवाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को धन उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है, ये बैंक नहीं है। आप तालाब वगैरह अगर खुदाई करवाते हैं तो उसके लिए ये अपने तरफ से 5-7 लाख रुपए आपको प्रोवाइड करवाती है, तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन है। इसके अलावा बात करें नाबार्ड जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसका जो स्थापना हुआ है ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ है। इसके बाद बात करें एटीएम की, तो एटीएम जो है इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और इसका खोज जो है वो जॉन सेकर्ड ने किया है और 1967 में। और आपको जैसे कि मैंने बताया था एसबीआई ने सर्वप्रथम अपने देश में एटीएम लगवाया 2004 में और ये जो एटीएम लगाया गया था वो कोची में झनकार स्टीमर था एक, उसमें लगाया गया था। झनकार नाम के स्टीमर में ही सबसे पहले एटीएम लगाया गया था। इसके अलावा बात करें एनबीएफसी, एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि दोस्तों ये कोई बैंक नहीं है लेकिन ये पैसे का लेन देन करती है। एनबीएफसी पैसे का लेन देन करती है, जैसे कि आप कुछ भी अगर ईएमआई पे अगर आप करते हैं तो आपके लिए बजाज फाइनेंस होता है। तो ये जो बजाज फाइनेंस वाली कंपनी, क्या ये बैंक है? नहीं, ये बैंक नहीं है, बस ये पैसे का लेन देन करवाती है ईएमआई के थ्रू। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों ये सारे जो पेटीएम या एयरटेल पेमेंट बैंक है ये कुछ समय तक आपके पैसे को होल्ड करके रख सकती है,